मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें एक कभी नहीं लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा मैंने हार मान ली। बहुत तकलीफ देते हैं वो जख्म, बहुत तकलीफ देते हैं वो जख्म जो बिना कसूर के मिले हो। नफरत मत करना हमसे, हमें बुरा लगेगा, बस प्यार से कह देना तेरी जरूरत नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए इतिहास की दुनिया में एक बार फिर से कदम बढ़ाते हैं और आज आपके सामने लेकर आए हूं एक लाजवाब चैप्टर जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। आप सभी को पता है कि गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा सोने का, शुद्ध सोने का सिक्का जो जारी किया गया था, कौन से काल में किया गया था, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। केवल सोने के सिक्के के कारण ही स्वर्ण युग नहीं कहा जाता है, बल्कि इसमें बहुत सारे राजा महाराजा भी हुए जिन्होंने इस देश के लिए काफी काम किए और बहुत सारे इनकी उपलब्धियां। इसको जानना चाहते हो तो पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। तो आइए शुरुआत करें। गुप्त साम्राज्य, सिंपल सी बात है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जो गुप्त साम्राज्य है, तो ये गुप्त साम्राज्य जो है, इनका जो शुरुआत किए, इस वंश की जो स्थापना किए थे, उनका नाम था श्रीगुप्त। इस वंश की स्थापना किसने किया? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद एक राजा आए जिसका नाम था घटोत्कच। नहीं, ये था आपका घटोत्कच, गुप्त थे। और उसके बाद इसका जो महान शासक आया जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम था। अब मत याद कीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य वंश में आपने पढ़ा है, जो 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई उपवास के दौरान। कहां पे? कर्नाटक के सरवनबेलगोला में। लेकिन ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो आप किस पर क्लिक करिएगा? चंद्रगुप्त प्रथम पर। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक बेहतरीन संवत चलाया था जिसका नाम था गुप्त संवत, जो याद होगा आपको 319 से 320 ईसा पूर्व में यह प्रारंभ किया गया था। कौन किए थे? श्री गुप्त ने। दूसरी बात समझिएगा कि इसके बाद एक और महान राजा है जिसका नाम था समुद्रगुप्त, और ये बहुत ही नामी राजा है क्योंकि इन्हें उपाधि दी गई भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? समुद्रगुप्त जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो आपको हमेशा दिमाग में क्या होनी चाहिए? सेट होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसके बाद नाम की कमी आ गई थी क्या? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दूसरा जो राजा आया जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नहीं, इन लोगों को नाम ही नहीं मिल रहा था शायद। चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्होंने एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम था विक्रमादित्य। उपाधि समझते हैं ना? जैसे दिल्ली में राजा को सुल्तान कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत में राजा को क्या कहा जाता था? सुल्तान। मुगल वंश में राजा को क्या कहा जाता था? बादशाह। स्क्रीन पे नजर रखो बच्चे लोग, पढ़ने आए हो, थोड़ा सा ज्ञान लेके जाओ, नहीं तो तुम लोग भी वैसे ही शिकायत करोगे जैसे कीड़े मकोड़े करते नहीं। तो आइए इसके बाद
एक चीज और देखिएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की क्या करते हैं, उपाधि लेते हैं। और इसके बाद आगमन होता है किसका पता है? इसके बाद आगमन होता है जिसका नाम है फाहियान। फाहियान का आगमन होता है। और फाहियान जो है उसके बाद कुमार गुप्त प्रथम आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? कुमार गुप्त प्रथम आते हैं। और इन्हीं को नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने हैं ना? नालंदा का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त। नालंदा का जो मैंने दिया था यूट्यूब पे वीडियो, वही तो नालंदा का पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कौन किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है। उसके बाद एक राजा और आते हैं इसमें जिसका नाम है स्कंदगुप्त। अब कौन राजा आ रहे हैं? स्कंदगुप्त आ रहे हैं। और इसके बाद हमारे देश में शुरुआत हो जाती है हूनों का आक्रमण। इसके बाद कौन आक्रमण करता है? हूनों का आक्रमण हो जाती है। और जब हूनों का आक्रमण होता है बाबू, तब क्या होगा? हूनों का आक्रमण होता है और उसमें हूनों के आक्रमण में जो आते हैं उसका नाम है नरसिंहगुप्त। कौन है? नरसिंहगुप्त आते हैं हुन में। ठीक है। उसके बाद आते हैं विष्णुगुप्त। उसके बाद कौन आते हैं? विष्णुगुप्त आते हैं। करेक्ट है। तो पहले इसको क्या किया जाए? स्क्रीनशॉट लिया जाए, उसके बाद हम बात करेंगे फिर। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन सारे गुप्त वंश के राजाओं को क्रम से याद करना बहुत मुश्किल है नहीं, तो इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक शानदार ट्रिक। तो आइए हम कोडिंग के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोडिंग है इसका, पूरे राजाओं का श्री घट चंद्र, श्री घट चंद्र समुद्री चाकू को इश्क विष पिलाए। यही आपका कोड है पूरे राजाओं का। श्री घटचंद्र समुद्री चाकू को इश्क विष पिलाए। इसमें सारा राजा आ जाएंगे आपको। श्री से कौन आएगा? श्रीगुप्त। स्क्रीन पर देखो ना बच्चे। श्री से श्रीगुप्त, घ से घटोत्कच, चंद्र से चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्री से समुद्रगुप्त और चाकू चंद्रगुप्त द्वितीय। को यहाँ पे साइलेंट है, ये हो जाएगा इश्क से स्कंद गुप्त और विष से विष्णु गुप्त। तो सभी का आप याद कर लीजिएगा। गुप्त वंश के सभी शासकों का राजा है श्रीगुप्त, घटोत्कच नहीं, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पे चंद्रगुप्त, सॉरी यहाँ घ से आ गया ये, और यहाँ चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम और ये चंद्रगुप्त द्वितीय। और इश्क से क्या हो जाएगा? स्कंद गुप्त, विष से विष्णु गुप्त। यानी कह सकते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? विष्णु गुप्त तो अंतिम शासक होगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो व्यक्ति जिस साम्राज्य के लिए अच्छे कार्य करेंगे
अच्छे बोल व्यवहार रखेंगे वही ना महान होगा, उसी को ना लोग मानेगा। जब अपना बोलिए बिगाड़ लीजिएगा तो लोग आपको क्यों याद करेंगे? क्या आए हैं पढ़ने, अब काम कीजिएगा कुछ और तो कौन आपको याद करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए पढ़ो ध्यान लगा के। नहीं तो आगे देखिएगा, सबसे पहले अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। श्रीगुप्त जिनका शासनकाल था 240 से 280 ईस्वी तक, इनका शासनकाल यहाँ तक रहा। उसके बाद ये दुनिया से क्या हो गए? चले गए। और घटोत्कच उसके पहले 280 से 320 या 19 भी रहता कहीं कहीं ईस्वी तक। और चंद्रगुप्त प्रथम का 300 कहीं 19 रहता है, कहीं 20 रहता है। आपके बुक में क्या लिखा गया है? 319 20 नहीं 335। उसके बाद समुद्रगुप्त हो जाएंगे आपके 335 से 380 ईस्वी तक। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो होंगे वह कब से कब तक रहेंगे? तो 380 से लेकर और 380 से 415 ईस्वी तक के रहेंगे। और उसके बाद आएंगे, कौन आएंगे? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो होंगे 415 से लेके 415 से लेके और 455 ईस्वी तक रहेंगे। और विष्णुगुप्त जो अंतिम शासक होंगे 455 से 467 ईस्वी तक। लेकिन यह साल याद करना जरूरी नहीं है, केवल जानकारी के लिए। यानी गुप्त वंश की स्थापना कब हुआ था? 240 ईसा पूर्व में नहीं हुआ था, 240 ईस्वी में हुआ था। और अंत होगा 467 ईस्वी में। करेक्ट। तो सबसे पहले इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं इनके बारे में थोड़ा सा सबके बारे में जानकारी देने का कोशिश करता हूं। तो अब एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इनके बारे में, श्रीगुप्त के बारे में। और श्रीगुप्त जिनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी रहा, इन्होंने क्या किए कि लोग इनको याद किए? सबसे पहले याद रखेंगे कि जो गुप्त काल है, गुप्त काल की जो राजकीय भाषा समझते हैं ना, जो उसके दरबार में उसके आसपास बोली जाती थी, वह थी संस्कृत। ठीक है। उसके बाद ये जो श्रीगुप्त है, इनको आदि राज के नाम से जाना जाता है। आदि राज के नाम से पूछेगा किसे जाना जाता है, तो कहेंगे श्रीगुप्त को कहा जाता है। और इन्होंने जो उपाधि लिया था वह नाम था उसका महाराजा। महाराजा की उपाधि धारण करने वाले श्रीगुप्त। लेकिन ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या क्यों पढ़ाते हैं? जानकारी होना जरूरी है। पूछेगा क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। नहीं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? यही क्वेश्चन है बस। नागार्जुन वो दूसरा चीज है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन वो अलग है। अब आइए घटोत्कच के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले। तो घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी कुछ काम नहीं किए, खाली महाराजा की उपाधि लिए और निकल दिए, आया गए।
चंद्रगुप्त प्रथम जो वास्तविक संस्थापक है 319 से 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, लेकिन इन्होंने क्या किया? तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कहा गया इनको, नहीं, प्रथम जो थे महान सम्राट इनको कहा गया। और इनका बहुत काम अच्छा है। गुप्त संवत की शुरुआत, ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने भी प्राप्त किए। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त। चूंकि इतने महान थे कि इनकी तुलना किससे की गई थी? नेपोलियन से। भारत का नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता है? समुद्रगुप्त। शासनकाल की बात करें तो 335 से 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। नहीं, इतना ही नहीं, कहता है कि आर्यावर्त जो था, आर्यावर्त, भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, उसने 9 शासकों को, आर्यावर्त के 9 शासक, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इन्होंने हरा दिया था, और इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पूछेगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो आर्यावर्त के 9 शासक, याद रखिएगा, आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित कर दिया था। दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किए, इसीलिए इनको उपाधि दी गई भारत का नेपोलियन, यानी भारत का नेपोलियन के नाम से ये जाने गए। ठीक है, और इनके दरबार में एक कवि रहते थे, दरबारी जो कवि थे, जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन था, और इन्हीं हरिसेन ने एक बुक लिखे थे, एक लेख की रचना किए थे, जिसका नाम था इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना करने का जो श्रेय जाता है वह किनको जाता है? हरिसेन को जाता है। नहीं, उसके बाद समुद्रगुप्त जो थे संगीत के प्रेमी थे। संगीत प्रेमी थे, जो इनके कहां से पता चलता है? सिक्के पर जो बीना वादन का चित्र दिखाया गया है उसे पता चलता है। इतना ही नहीं, चूंकि सिक्के पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाया गया है, इसीलिए इनको एक और नाम दिया गया, कविराज के नाम से जाने जाते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि कविराज के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और उसके बाद शुरुआत होती है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी है। इन्होंने कुछ तो काम किए। नहीं तो क्या किए? सबसे पहले एक चीन का यात्री था जिसका नाम था फाहियान। चीनी यात्री फाहियान के दरबार, नहीं, इन्हीं के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आए थे? फाहियान। नहीं, और आपको यह भी बता कि बिंदुसार के दरबार में जो आया था डाइमेकस आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला मेगास्थनीज था, जो कि राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। और मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। नहीं, अब इतना ही नहीं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जब शकों पर जीत हासिल किए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के चलवाए। पूछेगा चांदी का सिक्का, आपको पता है कि हमारे देश पर विदेशियों का जब आक्रमण शुरू हुआ तो सबसे पहले हिंद यूनानी, तब शक, तब पल्लव और लास्ट में कुषाण। हिंद
यूनानी। हिंद, सबसे पहले सोने का सिक्का जारी कौन किया था? हिंद यूनानी। उसके बाद शुद्ध सोने का सिक्का जो जारी किया था कुषाण, और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी हुआ था वो हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्का इन्होंने चला दिया। कौन चला दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इतना ही नहीं, इनके दरबार में रहने वाले कुछ विद्वान थे जिनका नाम है वराह मिहिर। वराह मिहिर जो थे इन्हीं के दरबार में रहते थे। और धनवंतरी, ठीक है, और उसके बाद ब्रह्मगुप्त, ये सब किसके दरबार में रहते थे? सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। धनवंतरी जो थे आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेदाचार्य मतलब वनस्पतियों, जंगलों से वो दवा बनाने का काम करते थे। और उसके बाद आते हैं हमारे कौन? कुमार गुप्त, जिनका शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा। इनका ज्यादा तो काम नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा काम करके गए जो आज पूरा दुनिया इन पर नाच करती है। और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त ने। कौन किए थे? कुमारगुप्त। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। कौन आते हैं? स्कंदगुप्त, जिन्होंने 455 से 400 कितना, सॉरी ये में थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, 455 स्कंदगुप्त। अब विष्णुगुप्त कब से कब तक? विष्णुगुप्त कब आए? 455 से इसमें 415 से 455 तक है। तो स्कंदगुप्त, ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त जो थे इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। और इन्हीं के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों का आक्रमण इन्हीं के शासन काल में शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा। आप लोग जब कोडिंग जो लिखाया गया था उसमें सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, आपका कोडिंग था श्री घट चंद्र समुद्री चाकू को इश्क विष पिलाए। यही था। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, यही छूट गया उसमें नहीं, कुमारगुप्त। और यहां से याद कर लीजिएगा, कुमारगुप्त का शासनकाल बताइए तो 415 से 455 है। और उसके बाद स्कंदगुप्त, जिनका शासनकाल 455 से 467। उसके बाद लास्ट जो शासक है विष्णुगुप्त, 467 से लेकर शासन चलाए। नहीं, तो ये था। उसमें कुछ गलत हुआ, उसको आप क्या कर लीजिएगा? सही कर लीजिएगा। समझे? नाम भी याद कर लीजिएगा। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। करेक्ट है? गलतियां मनुष्यों से ही होती है, सुधार भी मनुष्य ही करते। इसलिए मैंने डिटेल पढ़ाया, उससे आप सन ईस्वी को याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद स्कंदगुप्त। अब ध्यान रखिएगा, जो गुप्त काल है उसमें उज्जैन एक जगह था। कौन जगह था?
उज्जैन जिसमें सबसे ज्यादा व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिएगा। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अंतिम शासक विष्णुगुप्त। तो याद रखिएगा कि अंतिम स्क्रीन पर देखिए ना बच्चे, ओए तन्नू जी, अंतिम गुप्त शासक जो थे उनका नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, अब आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, पुलिस विभाग जो होता था, ठीक है, तो पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी जो होता था उसको कहा जाता था दंडपाशिक। दंडपाशिक के नाम से जाने जाते थे। कौन? पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी। और उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के आसपास बसा हुआ है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक जो केंद्र था वह कौन था? उज्जैन। ठीक है, और गुप्त काल में एक पंचतंत्र किताब लिखा गया था। बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए सभी को। कहानी के माध्यम से बेटे को अपना सीख देता है। नहीं, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, यानी उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के कहानी के माध्यम से वह बताता है कि जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे जीना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे कहानियों का संग्रह मिलती है बाजार में, खरीदो और पढ़ो। ठीक है, और गुप्त काल में चांदी के सिक्का को, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था पता है? रुपयाका कहा जाता था। चांदी के सिक्का को रुपयाका कहा जाता था। ठीक है, और मंदिर बनाने की कला, मंदिर कैसे बनाई जाएगी, इसकी जो कला की शुरुआत हुई थी वह कौन से काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, और कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्यों? तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। सांस्कृतिक समझते हैं, संस्कृति समझते हैं। संस्कृति का मतलब होता है जो हमारे पूर्वज, हमारे जो फोर फादर्स थे, जो हमारे पूर्वजों ने बना कर दिया, हमारे वंशजों ने बना कर दिया, रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य। नहीं, ये सारा जो है हमारी क्या कहलाती है? संस्कृति। और वही संस्कृति से हमारा आता है नैतिकता। नैतिकता क्या होता है? जो सही और गलत के बीच अंतर समझे, जो लोगों की बातों को सुने, फरफराए, खाली लोल के फरफर न करे, नहीं, बात को समझे कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, थुथुर वाला काम नहीं, होशियारी वाला काम। तो वो नैतिकता होती है। तो कहां से आती है? संस्कृति से आती है, समाज से आती है। नहीं, तो सांस्कृतिक जो आपका उपलब्धि है ये काफी उस समय हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको पूछेगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है? रीति रिवाज, परंपरा, मंदिर, बहुत सारे चीज। नहीं, और एक और बात समझिएगा, सबसे अधिक सोने का सिक्का का निर्माण हुआ था कौन काल में? गुप्त काल में। इस काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का, सर्वाधिक सोने का सिक्का, सर्वाधिक सोने का सिक्का, सिक्कों का निर्माण हुआ और सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी भी किया गया था। कौन काल में? गुप्त काल में। और इसके बाद इस वंश का अंतिम राजा विष्णुगुप्त
और इसके बाद ये शासन व्यवस्था क्या हो जाती है, समाप्त। तो आज आप लोगों ने देखा भारतीय इतिहास का बेहतरीन साम्राज्य गुप्त काल, जिसके संस्थापक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, संगीत का प्रेमी समुद्रगुप्त नहीं, और सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी गुप्त काल में। और इसमें एक महान शासक हुए जिन्होंने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। उसका नाम बता सकते हैं आप, कौन थे जिन्होंने गुप्त? तो चंद्रगुप्त प्रथम। हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया 319 से 320 ईस्वी में। और इसमें बहुत सारे मंदिर बनाने की कला, नहीं, स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, चांदी का सिक्का को रुपया का, नहीं, और इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसी के साथ आज की कार्रवाई यहीं पे समाप्त की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।